हेलो डियर स्टूडेंट, एसएससी क्लास में आपका स्वागत है और हमारा भी स्वागत है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्या, प्रबल विद्युत अपघट्ट पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम क्या कि इसमें वियोजित का क्या मतलब है या आयनित का क्या मतलब है। तो कोई भी पदार्थ लिया, जैसे आपने लिया NaCl, तो जब उसको पानी में आप सॉल्यूबल करेंगे, घोलेंगे, तो ये Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार जब किसी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं तो वह धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है। पदार्थ का धनायन तथा ऋणायन में टूटना आयनन, वो करना आप इस शब्द को बोलते हैं हम क्या, आयनन, या टूट जाने को क्या कहते हैं, या वियोजन कहलाता है। तो ऐसे पदार्थ हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। वैसे तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं केमिस्ट्री में, एक विद्युत अपघट्ट, एक विद्युत अनअपघट्ट, माने इलेक्ट्रोलाइट है ना, और एक होती है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आप ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनका नाम ही है प्रबल विद्युत अपघट्ट, है ना। तो जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धनायन और ऋणायन में अपघटित हो जाते है ना, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रो माने विद्युत धारा, लाइट माने टूट जाना, तो इन्हें कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर अब NaCl है, ये पूर्णतः वियोजित हो गया। तो सबसे पहले तो आप कैसे समझेंगे, तो देखो आप यहाँ पर सिंगल हेडेड एरो लगा है, ये बता रहा है कि पूरी तरह से वियोजित हो गया। अगर आपने NaCl के 100 अणु लिए, हम बता रहे हैं आपको, तो अब 100 NaCl लिए तो 100 इसमें Na धनायन होंगी, 100 Cl ऋणायन। तो यहाँ पर 100 Na धनायन होंगी और 100 Cl ऋणायन होंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप यहाँ पर 10 ग्राम NaCl को डिजोल्व कर रहे हैं, डिसोसिएट घोल रहे हैं, तो पूरी तरह से 10 का 10 ग्राम पूरी तरह से ये धनायन ऋणायन में बदल जाएगा, माने कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के विद्युत अपघट्ट को क्या बोलेंगे हम, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब बच्चे बोलते कि प्रॉब्लम पड़ती है हमें इनके नाम याद करने में, कौन कौन से एग्जाम्पल है ना। तो एग्जाम्पल जरूर याद करना, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और इतने प्रकार की लवण, ये सभी प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। आप तो ये ध्यान देना कि अगर प्रबल शब्द आ गया तो वो विद्युत अपघट्ट प्रबल होगा। जैसे ये है प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल कौन से अम्ल होते हैं, बेसिकली जिनमें कार्बन फॉर्मूला में नहीं होता, जैसे H2SO4, HCl, HNO2, HClO4 परक्लोरिक एसिड, H2SO4 को जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये सभी क्या कहलाते हैं, खनिज अम्ल कहलाते हैं। और इनमें का फॉर्मूला में आप देखें कार्बन नहीं है, तो ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है, आपने कोई याद रख ले। ठीक है, फिर है प्रबल क्षार। तो आपने पढ़े हैं क्षार धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, और क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, इनके हाइड्रोक्साइड माने जिनमें OH लगे हैं, सभी क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। अब यहाँ पर हमने लिथियम और बेरिलियम ये दो नहीं लिखे, है ना। ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि लिथियम का परमाणु आकार छोटा होता है, इसलिए उसकी क्षारीय प्रबलता कैसी होती है, बहुत कम होती है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में आप नहीं लिखना एग्जाम्पल में, ये दो एग्जाम्पल हो गए। अब इनके आपस में मिलने से क्या बनते हैं, लवण। तो इनके लवण भी कितने प्रकार के होंगे, तो देखो बेटा 4 प्रकार के लवण बनते हैं। जब प्रबल अम्ल हो और प्रबल क्षार हो तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा, प्रबल होगा। कहने का मतलब है कि प्रबल अम्ल तो प्रबल विद्युत अपघट्ट है ही, प्रबल क्षार भी क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है, और दोनों क्रिया करके जब लवण बनाएंगे तो वो भी कैसा होगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट होगा। उसी प्रकार से ये प्रबल अम्ल है, दुर्बल क्षार है, तो बना होगा लवण कौन सा होगा, प्रबल होगा। आपको अच्छा देखना है प्रबल, कहीं भी लवण के टाइम में अगर लवण बन रहा है तो प्रबल अम्ल हो और चाहे प्रबल क्षार हो, दूसरा हिस्सा दुर्बल बना रहे तो जो लवण बनेगा वो भी प्रबल होगा। तो देखो ये भी प्रबल होगा, ठीक है। तो ये भी जो बना हुआ लवण है ये कैसा होगा, प्रबल विद्युत अपघट्ट। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, देखो यहाँ भी प्रबल आ गया, ठीक है। तो जो ये लवण बनेगा ये भी प्रबल होगा, और साथ में लग रहा है हम H2 को। तो बेटा जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, इस क्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण, तो जल का अणु हमेशा बनता है। तो इतने प्रकार के यौगिक है ना, ये सभी यौगिक क्या होंगे, गौर करें, प्रबल विद्युत अपघट्ट होंगे। आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप कहें कि सर लवण कैसे बनते, तो लवण बनाने में कोई है ना बहुत बड़ी आपको टेंशन नहीं लेनी है। लवण बनाने के लिए आप एक अम्ल लिखेंगे, एक क्षार लिखेंगे। जैसे आपने यहाँ से ले लिया एक अम्ल, सपोज करें हमने HCl ले लिया, ठीक है, तो ये हो गया HCl प्लस यहाँ से क्षार ले लिया हमने NaOH। तो जब लवण बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल दिखा दिया हमने,
वाटर मॉलिक्यूल बनता है, लवण के साथ में क्या बनता है, जल का अणु बनता है। तो HCl NaOH में यहां से H, यहां से OH, माने जल का अणु निकाल लिया करे तो क्या बन जाएगा, Cl और Na का कंबाइन हो जाएंगे तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो बना हुआ जो यौगिक है उसे बोलेंगे हम लवण। क्यों? क्योंकि HCl क्या है, एक अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। तो कोई भी दो यौगिक मिला रहे हैं, दो अम्ल मिला रहे हैं, सॉरी एक अम्ल मिला रहे हैं, एक क्षार मिला रहे हैं, और अम्ल और क्षार में से कोई भी एक हिस्सा कैसा होगा, प्रबल होगा, तो वो जो लवण बनेगा वो भी प्रबल होगा। NaCl भी क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्ट है। इतने प्रकार के लवण आप चाहें तो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। इनसे बने हुए लवण क्या होंगे, प्रबल लवण होंगे। फिर दुर्बल कौन होंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण कैसे होंगे, दुर्बल, जो आपको बता रहे हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट में। ठीक है, तो अब समझने वाली बात यह है कि अगर आप प्रबल विद्युत अपघट्ट को बहुत कम पानी में, माने बहुत कम जल में घोल रहे हैं, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट वाटर में 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, माने पूर्णतः वियोजित हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है, जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्ट ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो आपको इनके एग्जाम्पल याद करना है, इनके एग्जाम्पल याद करना है, लवणों के एग्जाम्पल याद नहीं करना है। वो तो फॉर्मूला बनता है, जो आपको आगे बता देंगे, कैसे समझ पाएंगे आप कि कौन सा लवण प्रबल है और कौन सा लवण दुर्बल है। तो इसके बाद अब बताते हैं हम दुर्बल विद्युत अपघट्ट। इसके बाद बेटा है अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट, है ना। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते या आयनित नहीं होते, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। वैसे ये पेपर में नहीं आते हैं, है ना, हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ जाएं, आगे प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब दुर्बल कौन होंगे, तो दुर्बल होंगे दुर्बल अम्ल, दुर्बल जितने भी दुर्बल अम्ल हैं सभी इस श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अब दुर्बल अम्ल कैसे याद करें, तो ये वास्तव में से जिनके फॉर्मूला में कार्बन लगाए हैं वो प्रायः दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे H2CO3 कार्बोनिक एसिड, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। एसिटिक एसिड, इसको हम सिरका भी बोलते हैं। प्रोपेनोइक एसिड C2H5 COOH, ऑक्जेलिक एसिड COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये सभी अम्ल दुर्बल अम्ल हैं। इनको प्रायः खाया जाता है। ध्यान देना, प्रबल विद्युत अपघट्ट को भोजन के रूप में या प्रबल अम्लों को हम भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये पौधों में, है ना, दुर्बल अम्ल का निर्माण प्रायः पौधों में होता है और जंतु इनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। जैसे पढ़ा होगा आपने, नींबू संतरा में सिट्रिक एसिड होता है ना, इमली में टार्टरिक एसिड होता, चने में मेलिक एसिड होता। तो जितने भी ये एसिड हैं इन सभी एसिड में कार्बन है ना, तो हम इनको कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं सब कैसे होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। और अगर आपको और ध्यान देना है तो इनका हम ध्यान करेंगे, भोजन के रूप में हम इनका उपयोग करते हैं। तो बेसिकली ये इतने ज़्यादा तीखे नहीं हो सकते जितने प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल तो बेटा इतने तीखे होते हैं कि आप, है ना, डालेंगे हाथ पर तो हाथ से बाहर निकल जाएंगे, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार कौन होते, तो दुर्बल क्षार का आपको ध्यान करना है, संक्रमण धातुओं के हाइड्रोक्साइड। संक्रमण धातुएं अगर आपने पढ़ी हैं, संक्रमण धातुओं को हम डी ब्लॉक की धातु भी कहते हैं। जैसे कॉपर संक्रमण धातु है, लोहा संक्रमण धातु है, जिंक संक्रमण धातु है। एक और क्षार है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सभी क्या होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। तो आप इसमें Cu में लगा दें आप, तो CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड FeOH का होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल थ्राइस, जिंक हाइड्रोक्साइड, और एक ध्यान देना है आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्या होंगे, दुर्बल क्षार होते हैं। तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार ये सभी जो हैं किसके अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे हम, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे। ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, ये भी। तो आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें और ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर इनके लवण, तो दुर्बल शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, अम्ल जब दोनों दुर्बल होंगे और दुर्बल क्षार, इनके बीच जब क्रिया होगी तो लवण बनेगा, और लवण के साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, जल बनेगा, जब भी बताया था हमने। तो जो ये लवण है ये लवण दुर्बल होगा। अब क्यों दुर्बल होगा, क्योंकि दोनों ही अम्ल और क्षार कैसे हैं, दुर्बल हैं। तो अब आपको बता रहे हैं कैसे आप दुर्बल लवण बना सकते। जैसे आपने यहाँ पर लिया, ये ले लें आप एसिटिक एसिड, चाहिए ले लें, आपको ये कैसे निकालना है, और यहाँ पर ये ले लिया आपने NH4OH। तो आप क्या करें, किया करें
कि अम्ल के फॉर्मूला में से निकाल दिया करें H लफड़ा बनाते टाइम CH3COOH, और क्षार में से निकाल दिया करें OH NH4OH। तो देखो ये है क्षार, हमने क्षार में से निकाल दिया OH, अम्ल में से निकाल दिया H, और पूरे हिस्सा को जोड़ दिया करें, क्या बन जाएगा CH3COONH4। इसको बोलेंगे हम अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। इतने हिस्सा को एसीटेट बोलते, प्लस क्या बन जाएगा वाटर H2O, एक H एक OH, है ना। इसका मतलब क्या है, ये बात आपको समझाने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप जैसे मान लो आपने एक चालकता सेल ली, चालकता सेल वह सेल होती है जिसकी चालकता ज्ञात, जिससे चालकता ज्ञात की जाती है विद्युत अपघट्ट की। हमने इसमें एक इलेक्ट्रोड लगाया इस साइड, गौर करना आप लोग समझने के लिए, और दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया। अपन लोगों ने एक बैटरी ले ली, बैटरी कैसी ले लेंगे, ओरिजिनल बैटरी ले लेंगे, है ना। मान लो हमने एक साइड की बैटरी ले ली, ठीक है। तो अब यहां पर एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव, कोई भी एक पोल को हमने चालकता सेल से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ठीक है। और एक पोल का वायर डायरेक्ट लगा दिया हमने, इससे आपको समझने में सहूलियत हो जाएगी। और यहां पर लगा दिया आपने बल्ब। तो आप बताओ बेटा, बल्ब कब तेज जलेगा? बल्ब तब तेज जलेगा जब अधिक इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ये लगा दिया आपने बल्ब, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, ये मान लो क्या हो गई, बैटरी हो गई। तो बैटरी से आपने सर्किट देखो, अब सर्किट पूरा हो गया है, दोनों वायर जा रहा है, ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला कैसा पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड में कुछ नहीं लगा। अब आप किसी विद्युत अपघट्ट की आपको चालकता ज्ञात करनी है, हम थोड़ा बता रहे हैं आपको, समझ लेना आप। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें डालेंगे चालकता जल, बोलते हैं इसको, पानी। वैसे आसो जल ही बोलते हैं, लेकिन आसो जल उदासी नहीं होता, थोड़ी बहुत उसकी चालकता होती है, पर वो बाद में समझने की बात है। हमने पहले इसमें आसो जल भर दिया, डिस्टिल वाटर भर दिया। अब आपने क्या किया कि एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट लिया, CH3COOH। गौर करना, हमने लिखा है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होता, है ना। तो आप जब इसको पानी में घोलेंगे तो इसके बीच में जो रिवर्सिबल का साइन लगेगा, ये बता रहा है कि अपक्रिया पूर्णता को प्राप्त नहीं हो रही है, माने ये अपक्रिया कंप्लीटली नहीं हो रही है, 100% कंप्लीट नहीं हो रही है। तो ये क्या होगा, किस में बदल जाएगा, CH3COO नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव में। अब हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल में प्रॉब्लम होती, हम समझाने के लिए बताते हैं एग्जाम्पल के। अगर हमने इस एसिटिक एसिड के 100 अणु लिए, तो देखो CH3COO हिस्सा कितने होंगे, 100 होंगे, 100 H होंगे। तो ये 100 ये होंगे और 100 ये होंगे। तो हमने पानी डाला, तो इसको जब ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, माने जब ये पूर्णतः वियोजित होगा, वियोजित माने ऋणायन और धनायन में टूटेगा, तो 100 ऋणायन बनना चाहिए, 100 धनायन। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि कभी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित नहीं होते, पूरी तरह से नहीं घुलती, माने पूरी तरह से धनायन ऋणायन में नहीं बदलती। तो होगा क्या बेटा, यहां तो या तो यहां बन जाएंगे 40 आयन ये और 40 आयन ये। तो कितना बचेगा, 100 - 40 माने 60 अणु इसके टूटे नहीं है, माने 60 अणु धनायन ऋणायन में नहीं बदले। कितने अणु बदले, 40 बदले। आप ऐसे निकाल लेंगे 100 - 40, क्योंकि 40 धनायन में नहीं है, 40 बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल। अब आप थोड़ा सा और पानी डालो, है ना। तो हमने क्या किया, पानी डालकर विलयन कैसा किया, तनु। हमने बताया था विलयन वाले चैप्टर में, यदि किसी विलयन को आप कैसा कर रहे हैं, पतला कर रहे हैं, माने विलायक की मात्रा बढ़ा रहे हैं, पतला कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तनु, है ना। तो और थोड़ा आप पतला करेंगे तो ये थोड़ा सा और घुल जाएगा, तो हो सकता है 41 आयन बन जाए। थोड़ा और पानी डालेंगे तो 42 आयन बन जाएंगे। थोड़ा और डालेंगे तो डालते मान लो 80 बन गए, 85 बन गए। जितना फिर आप पानी डालते जाएंगे उतना कम वियोजन होना शुरू हो जाएगा। वो एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर आप कहें कि सर 100% आयन बनेंगे, कभी बिल्कुल नहीं बनेंगे। 100% कब आयन बनेंगे, कितना भी पानी डाल दें आप 100% नहीं बनेंगे। तो उसे बोलते हैं हम क्या, अनंत तनुता। अनंत तनुता समझना आप, अनंत तनुता क्या है। तो अनंत तनुता क्या है, आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट में इतना पानी डालें जितने समंदर हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, सबका पानी डाल लें,
तब हो सकता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट 100% वियोजित हो जाए, माने एसीटिक अम्ल में 100 ऋणायन बन जाए, 100 धनायन बने। तो क्या प्रायोगिक तौर पर यह पॉसिबल है? और यदि इतना पानी डाला तो चालकता सेल का क्या होगा, आप तो ये सोचो। चालकता सेल कितनी बड़ी बनानी पड़ेगी आपको, 1 इलेक्ट्रोड इंडिया में लगेगा, 1 इलेक्ट्रोड अमेरिका में लगेगा, इतनी बड़ी चालकता सेल होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूर्णतः वियोजित होता है, नहीं होता। लेकिन हाँ, एक ध्यान देना, जैसे जैसे तनुता बढ़ाते हैं वैसे वैसे वियोजन की मात्रा बढ़ती जाती है। हम बता रहे थे आपको, यहाँ पर 40 आयन थे, थोड़े पानी डाल देंगे 41 हो जाएंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे 42 हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, माने वियोजन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 100 ऋणायन बन जाए, 100 धनायन बन जाए। तो ऐसा होगा कब? तो प्रायोगिक तौर पर तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर कल्पना की जाए कि अनंत तनुता लगा दें, अनंत तनुता माने अनंत पानी डाल दें, तनुता माने समझ में आ गया ना, पतला, अनंत पानी डाल दें, तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है ये कंप्लीटली डिसोसिएट या कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, काय में, कैटायन में, एनायन में, माने यह 100% धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। तो अब यहां पर हम जो आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो यदि आपने यहां पर इसमें एसीटिक अम्ल को घोल लिया तो आप देखेंगे बल्ब बहुत धीमा जलेगा। क्यों जलेगा धीमा? क्योंकि धनायन और ऋणायन तो आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा। तो विद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है? धन आयन और ऋणायन की गति होती है परस्पर इलेक्ट्रोडों के बीच में। धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसकी वजह से? जैसे मान लो ये है, ये वायर है, काय के कॉपर के तार हैं, तो कॉपर के तार में इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा प्रवाहित हो रही है, जबकि विलयन में धनायन और ऋणायन की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब आप देख रहे हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूरी तरह से धनायन ऋणायन में नहीं बदल रहा, तो क्या होगा? धनायन ऋणायन की मात्रा कैसी होगी? यहाँ कम, जिससे बल्ब कैसा जलेगा? धीमा। थोड़ा सा आप पानी डालेंगे तो बल्ब थोड़ा सा हल्का सा तेज हो जाएगा, और डालेंगे तो हल्का सा और तेज। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे आप पानी डालेंगे ये घुलना प्रारंभ कर देगा, धनायन ऋणायन में टूटना प्रारंभ कर देगा, तो इसकी आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब यदि आप एसीटिक एसिड नहीं डाल के आपने डाल दिया NaOH या NaCl या HCl डाल दिया, तो HCl तो क्या है बेटा? प्रबल विद्युत अपघट्ट है। जहां से आप पानी में डालेंगे तो ये 100% माने आपने 100 आयन लिए, हमने बताया आपको, तो 100 H आयन बन जाएंगे, H धनायन 100 प्लस 100 Cl ऋणायन बन जाएंगे, तो टोटल कितने आयन हो जाएंगे? 200। अभी पिछले में बताए थे हम कि 40 बन रहे थे, तो इसमें 200 बनेंगे तो आयन ज़्यादा बनेंगे। जब आयन ज़्यादा बनेंगे तो ये करंट को या लाइट को ज़्यादा ले जाएंगे, तो कैसे चलेगा? सीधा सीधा सिद्धांत है, किसी मकान पे काम लगा है और अगर आपने लेबर ज़्यादा लगा दी तो आपको ईंट वगैरह ढोना है, तो ज़्यादा लेबर लगेगी, तो ज़्यादा लेबर लगने से ईंट ज़्यादा मात्रा में जाएगी, तो काम जल्दी होगा, है ना। अगर लेबर कम है तो सामान देर में पहुंचेगा। तो ऐसा ही यहाँ है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में आयनन की मात्रा कम होती, जिससे विलयन में आयनों की संख्या कम होती, इसलिए इसकी चालकता का मान कैसा होगा? कम। और प्रबल विद्युत अपघट्ट 100% आयोनाइज हो जाते, पूरी तरह से वियोजित हो जाते, तो आयनों की संख्या अधिक होती, तो आयनों की संख्या अधिक होने से चालकता का मान ज्यादा होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता, चाहे कोई भी चालकता हो, मूलय चालकता हो या तुल्यांकी चालकता, जो हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दी है, प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी या मूलय चालकता का मान दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी या मूलय चालकता के मान से सदैव अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्ट में आयनन की मात्रा ज्यादा होती, माने आयनों की संख्या ज्यादा होती, क्योंकि कम ही पानी में ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाती। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आपको एक बात तो ध्यान देना है कि जो धातु एक चालक है, जैसे धातु है, कॉपर है, तो कॉपर में आप देखते धारा बहुत तेज प्रवाहित होती है ना। अभी एक फोन कॉल आया था हमारे पास, वो बोल रहे थे कि अगर आप नदी में या तालाब में करंट डाल दें तो कहाँ तक करंट चला जाएगा। तो देखो ये तो डिपेंड करता है करंट की इंटेंसिटी पे, कितना तेज करंट है। अगर 11,000-12,000 वोल्ट की लाइट है तो बहुत दूर तक करंट चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पूरे तालाब में फैल जाएगा। 250 वोल्ट का करंट है जो घरों में आता है, तो तालाब में आप डाल लेंगे, तालाब में 4-5 मीटर अराउंड में करंट पहुंचेगा, इससे आगे नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर करंट कौन ले जा रहा है? पानी में। पानी में करंट धनायन और ऋणायन ले जा रहे हैं, और धनायन ऋणायन का ऑलरेडी वजन है। जैसे मालूम सोडियम का 23 ग्राम होता धनायन है, क्लोरीन का 35.5 ग्राम होता, तो ये आयन कैसे है? वजनी है, हैवी है। जबकि धातुओं में
धारा का प्रवाह हो रहा है इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इलेक्ट्रॉन का वजन देखिए आप 9.8 × 10⁻31 किलोग्राम, इतना कम है कि अगर आप 9 के आगे जीरो लगाएंगे तो 31 जीरो आ जाएंगे, है ना। तो इतने जीरो आ जाएंगे तब ये वजन निकलेगा। तो आप माने तो इलेक्ट्रॉन एक भारी कण है, उसमें वजन ही नहीं है बिल्कुल। तो अगर आप करंट प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होगा, बहुत फास्ट होगा। जबकि आयन कैसे हैं, एक तो ये हैवी वेटेड है, माने ज़्यादा वजन है कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन से, और दूसरा एक आयन दूसरे आयन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है ना। तो अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयन, माने आयन की गतिशीलता कम हो जाएगी। जबकि इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो फास्ट होगा। तो यही कारण है कि जो इस चालकता को क्या बोलते हैं हम, इस चालकता को बोलते हैं हम विद्युत अपघटनी चालकता। और जिस पात्र में आपने विद्युत अपघट्ट को भरा है वो आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। इस पूरे वेतन को बोलते हैं हम चालकता सेल, ये ध्यान देना है। क्या बोलते हैं आप उसको, चालकता सेल। तो विद्युत अपघटनी चालकता का मान हमेशा कैसा होता है, कम होता है। और यदि धातु की बात करें, धातु, तो धातुओं की चालकता को बोलते हैं हम कौन सी चालकता, धात्विक चालकता। तो धात्विक चालकता का मान कैसा होता है, हमेशा अधिक होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेजी से होता है, जबकि इनमें आयनों का प्रवाह धीमा होता है। तो आज आपको 2 चीजें बहुत अच्छी तरह से क्लियर करनी है कि 2 प्रकार के विद्युत अपघट्ट होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट की चालकता का मान हमेशा दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता से हमेशा अधिक होता है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या, या फिर कह सकते हैं आप आयन की मात्रा, या फिर विभजन की मात्रा अधिक होती है। अब यदि बात की जाए पानी मिलाना, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट में पानी मिलाएंगे तो चालकता का मान थोड़ा बहुत बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा पानी मिलाने से आयन, धन आयन और ऋण आयन पानी की ज्यादा मात्रा होने से थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, जिससे आयन की गतिशीलता बढ़ जाएगी, थोड़ी सी चालकता का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, उसमें पानी मिला रहे हैं आप, तो चालकता का मान बहुत तेजी से बढ़ेगा। उसके पीछे कारण क्या है कि एक तो आयनों की संख्या बढ़ेगी, जितना पानी मिलाते जाएंगे विद्युत अपघट्ट धनायन ऋणायन में बदलना शुरू हो जाएगा, तो आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। और दूसरी बात बिलियन तनु हो जाएगा, जिससे आयनों की गतिशीलता, है ना, गतिशीलता बढ़ जाएगी। तो अब तनु समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, सुनो आप, मछली लिया आपने, पानी में मछली चल रही है तो वो तेजी से चलती है, क्यों, क्योंकि पानी कैसा है, तनु। यदि उसी मछली को शक्कर के बिलियन में, अच्छा गाढ़ा बिलियन बना दें और उसमें छोड़ दें, तो आप सोचो उसमें चल सकती है क्या मछली, चलेगी तो बहुत गाढ़े में, बहुत धीमे 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 चल पाएगी, है ना। तो ऐसा ही यहाँ होता है, जैसे जैसे आप पानी डालते हैं तो आयन एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, बिलियन कैसा हो जाता है, तनु, जिससे आयनों की गतिशीलता बढ़ती जाती है। अब दुर्बल विद्युत अपघट्ट में एक चीज और आ जाती है एक्स्ट्रा, कि जैसे पानी डालते हैं तो आयनों की संख्या भी बढ़ जाती है और साथ में आयनों की गतिशीलता ही बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तनुता बढ़ा रहे हैं, तनुता समझ आ रहा है, पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता का मान प्रबल विद्युत अपघट्ट की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, है ना, ये जरूर बताएं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलियन की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तुल्यांक की चालकता या मूल्य चालकता को प्रभावित करने वाले कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। वो हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं, और आप ये अच्छी तरह से इस पर गौर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और लाइक करें।